हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी सिक्स्थ सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है ऑपरेशन रिसर्च। ये आपके सेकेंड पेपर की सेकेंड बुक है। 2 पेपर्स होंगे आपके सिक्स्थ सेमेस्टर में मैथ्स के। तो फर्स्ट पेपर में भी आपकी 2 बुक्स होंगी, जिनमें से फर्स्ट है मैट्रिक स्पेसेस, सेकेंड है आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो उसका आपका पार्ट चल रहा है मैट्रिक स्पेसेस वाला। और सेकंड जो आपका पेपर होगा उसमें 2 बुक्स आएंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च। तो इसका सेकंड वाला पार्ट चल रहा है ऑपरेशन रिसर्च का, जिसमें लास्ट चैप्टर में हमने फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट किया था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाला। अभी ओआर वाला मैंने नहीं कराया, डायरेक्टली कौन सा करा रही हूँ, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाला, बिकॉज ओआर वाले से कुछ सफिशिएंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है। सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में होती क्या है, क्या चैप्टर का बेसिक है, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि आखिर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती क्या, ऑपरेशन रिसर्च क्या है ये। ठीक है, इन सब बारे में हम डील कर चुके थे, लेकिन एक बार दोबारा से समझ लीजिए कि एक्चुअल में इस बुक के अंदर जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है। टोटल ओआर पढ़ना है, टोटल ऑपरेशन रिसर्च पढ़ना है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपको गिवन होंगी, उनको आपको सोल्व करना है। बुक के आपको 2 तरीके हैं, देखो, एक आपको टफ लग सकती है, दूसरी आपको बहुत इजी लग सकती है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको समझना है या नहीं समझना है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ेंगे, इंटरेस्ट लेते हुए पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने की। जैसे कि आप सभी ने ये हवा बना रखा है ऑपरेशन रिसर्च पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या। ऐसे इस बुक में कुछ भी ज्यादा नहीं है, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग बुक है ये। ठीक है, तो देखो इसके अंदर एक्चुअल में आपको कुछ प्रॉब्लम्स गिवन होंगी। अब वो प्रॉब्लम्स आपकी मतलब हर एक तरीके से आप कह सकते हो किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर आप जो कोई भी वर्क वगैरह करते हो उनसे रिलेटेड हो सकती है। यानी कि एक्चुअल में जो आपकी कंपनीज वगैरह होती है ना, उनमें जो वर्क किया जाता है तो उसके पीछे जो स्ट्रेटजी फॉलो होती है, यानी कि माइंड में कोई चीज सोच करके कि हाँ ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, तो वो सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आती है। यानी कि एक्चुअल में कोई भी कंपनी होती है, सपोज दैट कोई भी आप इजी सा एग्जांपल ले सकते हो कि कोई भी चीज आपको बाय करनी है, सेल करनी है। ठीक है, तो सपोज दैट हम सेलिंग वाली कंडीशन लेते हैं, तो जब भी आप किसी भी चीज को सेल करते हो तो उसके लिए आपके माइंड में कुछ डिफिकल्टीज होती है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपके माइंड में कुछ ऐसी थॉट्स होती है कि हम इसको कितने रुपए में खरीदें, कितने रुपए में बेचें, कि कितने रुपए में खरीदने पे, और अगर हम इसको मान लो 5 रुपए में खरीद रहे हैं, 10 में बेच रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, 5 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। अब ये हर जगह अप्लाई होती है। सपोज दैट आप में से किसी ने कोई भी शॉप ओपन की, ठीक है, या फिर मार्केट में कोई भी शॉप ओपन होती है, या फिर कोई भी चीज लॉन्च की जाती है, तो उस पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे के की जाती है, तो उसके पीछे स्ट्रेटेजी फॉलो होती है। सपोज दैट अगर कोई भी एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ मार्केट में, तो सबसे पहले इसके ऊपर दिमाग लगाया जाता है कि किस एरिया में लॉन्च होना है, ठीक है, जहां पर इसकी मार्केटिंग ज्यादा होगी, ज्यादा लोग क्या करेंगे, इसको परचेज करेंगे। तो उस कंडीशन में होता है क्या है, उसमें भी फिर हमें देखना पड़ता है कि हमारी ऑडियंस क्या है, यानी कि जो भी उसको ले रहे हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यानी कि मान लीजिए आप किसी ऐसे एरिया में, मान लो चीज तो है क्या, ब्रांडेड चीजें ले लो। सपोज दैट आपने कहा कि कोई बीबा का कुछ भी आपने शोरूम वगैरह खोल दिया, या फिर कोई भी अदर ब्रांड आपने खोल दी, ज़ारा वगैरह कुछ भी, ठीक है, लेकिन वो एरिया क्या आ रहा है, बिल्कुल विलेज वाला एरिया आ रहा है, मान लीजिए, सपोज कीजिए। अब एक बात बता दीजिए मुझे कि वहां पर 50,000 का अगर हम कहें कि सैंडल है या शूज है, तो वहां पर कोई लेगा, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 50,000 के जूते वहां पर कोई भी इंसान जल्दी से नहीं खरीदेगा। कुछ हो सकते हैं जो ले लें, लेकिन मोस्टली नहीं लेंगे। लेकिन वहीं अगर इस शोरूम को किसी ऐसी जगह पर खोल दिया जाए जहां पर क्या होते हैं, लोग इस तरीके के आइटम्स जो होते हैं वो ज्यादा परचेज करते हैं। सपोज दिल्ली वगैरह की साइड आपने किसी भी अच्छी जगह पे खोल दिया, तो वहां पर क्या होगा, ये चलेगा, 100% गारंटी है, यानी कि इनको प्रॉफिट भी होगा। लेकिन अगर ये इस चीज को किसी ऐसे लोकल साइड एरिया में खोल दे जहां पर इसकी डिमांड जो है वो क्या हो, बहुत ही ज्यादा कम हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो नहीं चलेगा, टफ पड़ जाएगा। वही चीज होती है कि मान लो समोसे की दुकान है, अगर किसी स्कूल वाले मतलब स्कूल के पास में खोल दिया जाए तो क्या होगी, ज्यादा सेल होगी। वहीं पे किसी ऐसी बंद गली में खोल दिया जाए, बिल्कुल एंड में, जहां पे सिर्फ एक गली है और उस गली के बिल्कुल एंड में खोल दी जाए, तो वहां पे क्या होगी, उसकी सेल कम होगी। तो क्या होता है कि किसी भी, ये तो छोटे छोटे बिजनेस बता रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि जो बड़े बिजनेसेस होते हैं उनको खोलने के लिए एक पूरा प्लानर होता है, मतलब एक पूरी प्लानिंग की जाती है पहले से कि यहाँ पे बेचने से, इस टाइम पर बेचने से, इतने पैसे में बेचने से हमें इतने का प्रॉफिट होगा। तो वो सारी स्ट्रेटेजीज कहाँ से आती है, वो
सारी निकल करके मैथ्स से आती है। जो ये बोलते हैं ना कि मैथ्स का कहाँ यूज होता है, तो हर जगह यूज होता है, बस देखना आपको है कि कहाँ यूज कर रहे हो। क्लियर है बात? तो जो MBA वगैरह वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन सबको ये चीजें बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई जाती है। क्या कहोगे दीदी, BSc में आके हमने तो गलती कर दी ना, हमको इधर का छोड़ा ना हमको उधर का छोड़ा, थोड़ा थोड़ा सारा पढ़ा करके बीच में लटका दिया, है ना। तो क्या होता है, इन सब में यूज होता है। तो एक्चुअल में इस बुक के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपकी अलग अलग इंडस्ट्रीज से होंगी, ठीक है। अब वो कोई सी भी इंडस्ट्री से बिलोंग कर सकती है, यानी कि सपोज दैट फॉर एग्जांपल आगे आपको कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स मिलेंगी कि सपोज दैट इतने लोग हैं, ठीक है, कुछ मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स बता रही हूँ मैं आपको, ये जनरल बता रही हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो सके बुक पढ़ने में। कि सपोज दैट मान लो 5 लोग हैं, 5 ही काम है, तो कौन सा काम किसको देना चाहिए कि जिससे हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। यानी कि सपोज दैट कोई भी 5 पर्सन्स हैं, ठीक है, हमने कहा हमारे पास में 5 ही क्या है, जॉब्स हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि ए जो है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो इस वाले काम को भी और इस वाले काम को भी बहुत जल्दी करता है, बहुत जल्दी करता है। तो इसका मतलब क्या है, कम टाइम में कर देगा, कम टाइम में कर देगा, और तो हमें क्या मिलेगा, उस पर प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। वहीं पे अगर मैं 3 को कह रही हूँ तो ये 3 क्या कर रहा है, ये ए काम को जल्दी कर रहा है, तो हम इसको क्या देंगे, ये वाला काम देंगे। वहीं पे 2 क्या कर रहा है, सी काम को जल्दी कर रहा है, तो हम इसको ये वाला वर्क देंगे। 4 क्या कर रहा है, ई काम को जल्दी कर रहा है, इसलिए हम इसको ये वाला वर्क देंगे। और 5 क्या कर रहा है, फिफ्थ को, सॉरी ए को, और क्या कौन सा बचा हमारे पास में, कोई सा भी नहीं बचा। अगर हमने कहा कि फिफ्थ हमारा ए काम को जल्दी स्पीड में कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या गई, 3 भी तो हमारा उस काम को तेज स्पीड में कर रहा है और फिफ्थ भी तेज स्पीड में कर रहा है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है कि अब कौन सा काम किसको दे, तो वो सब कुछ इन्हीं मेथड से निकाला जाता है जो इस बुक के अंदर है एक्चुअली। क्लियर है बात? तो ये यानी कि एक्चुअल में अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले कि मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमाइज प्रॉफिट निकालना हमारा मेन एम होता है इस बुक के अंदर, कि कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो, और प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। किसी भी प्रॉब्लम को हमें इस फॉर्म में फॉर्म करना है कि मिनिमम कॉस्ट पे हमें अच्छा प्रॉफिट जो है वो मिल सके। क्लियर है बात? चलिए अब हम LPP पढ़ रहे थे। LPP यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये चैप्टर हमारा चल रहा था। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रॉब्लम्स आपको गिवन होंगी, आपको उनके स्टेटमेंट बताने हैं क्या होंगे क्या नहीं। तो एक क्वेश्चन तो मैं आपको पूरा कराऊंगी लिख करके, लेकिन फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते रहेंगे वो मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में बताती चलूंगी, प्रॉपर वे में आपको खुद से लिखनी है, ठीक है। क्योंकि आप में से 2 तरह के स्टूडेंट्स होंगे, जिनके सब्जेक्टिव पेपर होने और जिनके ऑब्जेक्टिव पेपर होने हैं। तो सब्जेक्टिव वाला मेथड पहले बता दूंगी, सब्जेक्टिव वाले फिर उसी तरीके से लिखेंगे थ्योरी, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव वाले डायरेक्टली करेंगे जैसे मैं बाद के क्वेश्चंस करूंगी, क्योंकि बहुत लेंथी है, तो टाइम ज्यादा ना खर्चो, कम टाइम में हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर ले, इस तरीके से पढ़ेंगे बुक को, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है। अ फर्नीचर डीलर डील्स इन 2 आइटम्स, टेबल्स एंड चेयर्स। यानी कि एक फर्नीचर डीलर है जो कि 2 आइटम्स में डील कर रहा है, कौन कौन से, टेबल्स और चेयर्स में, ठीक है। ही हैज ₹10,000 टू इन्वेस्ट एंड अ स्पेस टू स्कोर एट मोस्ट 60 पीसेस। यानी कि उसके पास में कितने 10,000 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, और उसके पास में स्पेस कितना है, इतना है कि जिसमें वो 60 पीसेस ही रख सके, टेबल्स के भी और चेयर्स के भी, दोनों के मिला करके। A table costs him ₹500 and a chair ₹100। यानी कि उसके पास जो टेबल और चेयर है, तो टेबल की कॉस्ट क्या है, ₹500 और एक चेयर की कॉस्ट कितनी है, ₹100। He can sell all the items he buys। यानी कि वो क्या कर सकता है, बेच सकता है इन सभी आइटम्स को जितने भी उसने खरीदे हैं। Earning a profit of ₹50 for each table and ₹15 for each chair। उसे जो प्रॉफिट होता है प्रत्येक टेबल पे वो कितने का हो रहा है, ₹50 का, और चेयर पे कितने का हो रहा है, ₹15 का। सो देन फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज LPP शो दैट ही मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो इसको ये जो प्रॉब्लम दी हुई है LPP की फॉर्म में, इसको आपको फॉर्मुलेट करना है LPP की फॉर्म में, सो दैट ही मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, जिससे कि वो क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है उसका मैक्सिमाइज हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वो अपना गेन कर सके। क्लियर है बात? क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एक फर्नीचर डीलर 2 आइटम्स पे डील करा, तो सबसे पहले जो आपको थ्योरी लिखनी है वो किस फॉर्म में लिखनी है, ये समझ लीजिए। सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले जो भी आपको गिवन है उसको आप x1 y1 की फॉर्म में लेट करोगे हर एक क्वेश्चन में। तो क्या लिखोगे सबसे पहले कि लेट अ फर्नीचर डीलर
लेट अ फर्नीचर डीलर deals in two items such that x1 chair या x1 tables and x2 chairs। हमने नंबर ऑफ टेबल्स कितनी मानी है, x1 मानी है, नंबर ऑफ चेयर्स हमने कितनी मान ली है, x2 मान ली है। नेक्स्ट लाइन में आपसे क्या कहा है, ही हैज ₹10,000 टू इन्वेस्ट। अब देखो इन्होंने क्या कहा है कि उसके पास में कितने हैं, 10,000 रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए। यानी कि वो कितने नंबर ऑफ टेबल्स ऑफ चेयर्स खरीद सकता है, या तो 10,000 रुपए के, या उससे कम के, उससे ज्यादा के तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता ना। तो आप नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे, ही कैन परचेज नेक्स्ट लिखना, ही हैज 10,000 रुपीज या ₹10,000 टू इन्वेस्ट। यानी कि उसके पास में कितने हैं, 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए। सो ही कैन परचेज आइटम्स। वो कितने आइटम्स परचेज कर सकता है, x1 प्लस x2। यानी कि जो x1 और x2 है, यदि वो दोनों को मिला ले, कुछ और तो नहीं कहा, नहीं, तो अगर वो x1 और x2 दोनों को मिला ले, तो दोनों को मिला करके वो कितने आइटम्स, इन्होंने कहा है कि 10,000 रुपए तक के वो खरीद सकता है। एक सेकेंड, ही कैन परचेज टू इन्वेस्ट दिस, सो ही कैन परचेज आइटम। नेक्स्ट लाइन में इन्होंने भाई ये भी कहा है कि अ टेबल कॉस्ट हिम ₹500 एंड अ चेयर ₹100। यानी कि एक टेबल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 500 है, और चेयर की कॉस्ट कितनी है, 100 है। तो आपको वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो पहले आप लिखोगे ही हैज ₹10,000 टू इन्वेस्ट एंड अ चेयर या अ टेबल कॉस्ट is 500 and a chair cost is ₹100। so then इसका मतलब क्या है कि अगर वो x1 टेबल खरीद रहा है, भाई एक बात बताओ, अगर एक टेबल की कॉस्ट 500 रुपए है, तो x1 टेबल की कॉस्ट कितनी होगी, 500 की मल्टीप्लाई x1 में कर दोगे, यानी कि 500x1। और हमने कहा कि एक चेयर की कॉस्ट 100 है, तो x2 चेयर्स की कॉस्ट कितनी होगी, 100x2। तो यानी कि हमने इतने रुपए की तो टेबल खरीदी और इतने की चेयर। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास में टोटल आ जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए टोटल रुपीस है कितने, 10,000। तो इसका मतलब ये रुपए या तो 10,000 के इक्वल होंगे या 10,000 से कम होंगे। क्लियर है बात, ये आपके पास में आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब और देखो क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, एंड अ स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 60 पीसेस। यानी कि उसके पास में जो स्पेस है वो कितना है कि वो 60 पीसेस कलेक्ट कर सके। तो टोटल नंबर ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स ही हैज, कितने होंगे, x1 प्लस x2, बट he has space to store at most 60 pieces। यानी कि उसके पास में जो स्पेस है उसमें वो एटमोस्ट कितने पीसेस कंटेन कर सकता है, स्टोर कर सकता है, 60 पीसेस। और टोटल नंबर ऑफ टेबल्स और चेयर्स क्या है हमारे पास, x1 प्लस x2। यानी कि अगर हम सारे टेबल और चेयर को मिला के देखें तो वो या तो इस 60 के इक्वल होंगे या इस 60 से कम होंगे, क्योंकि वो या तो 60 रख सकता है दोनों को मिला करके, या उससे कम आएंगे, ज्यादा तो नहीं आएंगे क्योंकि उसके पास स्पेस ही नहीं है। तो ये हमारे पास में सेकंड रिस्ट्रिक्शंस आ गई। तो ये क्या आ गई आपके पास में, इक्वेशन नंबर सेकंड। तीसरी चीज इन्होंने क्या कही है कि जो से प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है उसे 50 रुपीज फॉर ईच टेबल एंड 15 रुपीज फॉर ईच चेयर। तो अगर हम टोटल प्रॉफिट की बात करें, टोटल प्रॉफिट
इज क्या होगा, z इज इक्वल्स टू, देखो अगर उसे 50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है टेबल्स पे तो 50x1, x1 टेबल पे 50x1 होगा, और x2 चेयर्स पे उसे कितने का हो रहा है, 15 रुपीज का एक चेयर पे हो रहा है, तो x2 पे कितना होगा 15x2। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो ये क्या निकल करके आ जाएगा, उसका टोटल प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। चौथी बात क्या होगी कि जो x1 और x2 है दोनों के दोनों कैसे नहीं हो सकते, निगेटिव नहीं हो सकते, तो आप क्या लिखोगे, x1 here, x1 and x2 कैन नॉट बी निगेटिव, यानी कि ये निगेटिव नहीं हो सकते। सो एट द एंड जो आपके पास में कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, सो हैंस आप क्या लिखोगे, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट कितने का हुआ उसे, z इज इक्वल्स टू 50x1 प्लस 15x2। अगर हम सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स देखें, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, अब इन कॉन्स्टेंट्स का मतलब समझ में आया आपको, ये क्या होती है, रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस मतलब कि या तो चीज इतने से कम हो या इतने इसके इक्वल हो, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो दो रेस्ट्रिक्शन आई हमारे पास में, एक ये वाली एक ये वाली। तो कौन कौन सी आई रेस्ट्रिक्शन, कि 500x1 प्लस 100x2 लेस देन इक्वल्स टू होगा 10,000 से। ऑल्सो नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन थी x1 x2 लेस देन इक्वल्स टू होगा किससे, 60 से। एंड हमने फोर्थ बात क्या कही कि x1 जो होगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा, और जो हमारे पास में x2 होगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया, नोट कीजिए इसको, और जितने भी ऑब्जेक्टिव वाले हैं उनको डायरेक्टली ये वाली बात लिखनी है, ठीक है, नोट कीजिए। अब आपको क्लियर दिखाई दे गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट ए एंड बी, यानी कि एक फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है दो प्रोडक्ट्स को, ए को और बी को। ईच ऑफ द प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 2 hours ऑफ मोल्डिंग, यानी कि जो प्रोडक्ट ए है उसको रिक्वायरमेंट है 2 घंटे की, किसके लिए, मोल्डिंग के लिए, और 3 hours ऑफ ग्राइंडिंग एंड 4 hours फॉर पॉलिशिंग। एंड ईच ऑफ द प्रोडक्ट बी, और हर एक जो बी प्रोडक्ट है तो बी को रिक्वायरमेंट है किसकी, 4 hours फॉर मोल्डिंग और 2 hours फॉर ग्राइंडिंग एंड 2 hours फॉर पॉलिशिंग, यानी कि 4 घंटे उसे किसके लिए चाहिए, मोल्डिंग के लिए, 2 घंटे ग्राइंडिंग के लिए और 2 घंटे पॉलिशिंग के लिए। द मोल्डिंग मशीन कैन वर्क फॉर 20 hours, यानी कि जो मोल्डिंग मशीन है वो कितने घंटे कम काम कर सकती है, हद से हद 20 घंटे। ग्राइंडिंग मशीन जो है वो 24 hours, और पॉलिशिंग मशीन जो होगी वो अवेलेबल होगी कितने घंटे के लिए, 13 hours के लिए। सो द प्रॉफिट इज 5 रुपीज पर यूनिट ऑफ ए, यानी कि जो प्रॉफिट होगा ए का वो 5 रुपीज पर यूनिट है, और बी का प्रॉफिट कितना है, 3 रुपीज पर यूनिट है। सो एज्यूमिंग दैट द फैक्ट्री कैन सेल ऑल दैट इट प्रोड्यूसेस, यानी कि मान लीजिए कि जो फैक्ट्री ने जितना भी आइटम बनाया उस सभी को क्या कर रही है, वो सेल कर रही है। सो देन फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज अ एलपीपी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो आपको क्या करना है, जो प्रॉब्लम आपको गिवन है उसको फॉर्मुलेट करना है एलपीपी की फॉर्म में, जिससे कि प्रॉफिट क्या हो सके, मैक्सिमाइज हो सके। क्या करोगे, देखो सबसे पहले आपको काम क्या है, अगर हम मैक्सिमाइज की कंडीशन देखें, डायरेक्टली क्वेश्चन करा रही हूँ, थ्योरी आप अपने आप से लिख लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम देखें कि जो टोटल प्रॉफिट है, तो टोटल प्रॉफिट यानी कि मैक्सिमाइज कंडीशन क्या जाएगी आपके पास में, z इज इक्वल्स टू, ए को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 5 रुपीज पर यूनिट, और बी को कितना मिल रहा है, 3 रुपीज पर यूनिट। सबसे पहले आप एक लाइन लेट कर लोगे कि लेट, सब्जेक्टिव वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे कि लेट अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स x1 एंड x2। लेट अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स x1 एंड x2, दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करिए कोई फैक्ट्री, x1 और x2। हमने कहा x1 को जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 5 रुपीज पर यूनिट, तो यानी कि 5x1 ये प्रॉफिट किसका हो गया, ए का, और बी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपीज पर यूनिट, तो बी को यानी कि x2 को कितना प्रॉफिट हो गया, 3x2 का, दोनों को ऐड कर दिया तो ये हमारे पास में क्या आ गया, टोटल प्रॉफिट। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, ये कंडीशन निकालनी है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्शंस चाहिए। अब देखो स्टार्टिंग वाली लाइन से देखिएगा कि ईच ऑफ द प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 2 hours ऑफ मोल्डिंग, तो आप क्या लिखोगे कि ईच ऑफ द प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 2 hours ऑफ मोल्डिंग,
एंड प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स 4 आवर्स ऑफ मोल्डिंग। सब्जेक्टिव वाले स्टूडेंट्स को लिखना है, बार बार रिपीट नहीं करूंगी, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा कि ईच ऑफ द प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑफ मोल्डिंग एंड बी रिक्वायर्स 4 आवर्स ऑफ फॉर मोल्डिंग। सो द टोटल आवर्स कितने होंगे कि अगर आप ए के आवर्स को और बी के जो भी मोल्डिंग वाले आवर्स हैं उनको ऐड कर दो, तो ए के कितने हैं, कितने घंटे रिक्वायर्ड है उसको मोल्डिंग के लिए, 2 आवर्स। तो ए को हमने क्या माना, x1, तो यानी कि 2x1, और बी को कितने घंटे रिक्वायर्ड है मोल्डिंग के लिए, 4 घंटे। तो बी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x2 से, कितना आ जाएगा 4x2। तो अगर हम दोनों के घंटे निकले कि ए को इतने घंटे रिक्वायर्ड है, बी को इतने घंटे रिक्वायर्ड है मोल्डिंग के लिए, तो अगर हम दोनों को जोड़ दें तो ये मोल्डिंग का क्या निकल के आ जाएगा, टोटल टाइम निकल करके आ जाएगा। जबकि आपको क्या कहा है कि मोल्डिंग मशीन कैन वर्क फॉर 20 आवर्स, यानी कि जो मोल्डिंग मशीन है वो केवल 20 घंटे काम कर सकती है। तो ये या तो 20 के इक्वल होंगे या 20 से कैसे होंगे, लेस देन होंगे, या तो 20 के इक्वल होंगे या 20 से कम होंगे। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें, हमसे कहा है कि जो ए है वो 3 घंटे ले रहा है ग्राइंडिंग में। ए जो है क्या लिखोगे आप कि ईच ऑफ द प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 3 आवर्स ऑफ ग्राइंडिंग एंड प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स 2 आवर्स फॉर ग्राइंडिंग। सो देन द टोटल आवर्स कितने होंगे भाई, ए को कितने घंटे रिक्वायर्ड है ग्राइंडिंग के लिए, 3 घंटे, तो यानी कि 3x1, और बी को कितने घंटे रिक्वायर्ड है ग्राइंडिंग के लिए, 2 घंटे, यानी कि 2x2। तो दोनों को मिलाएंगे और ग्राइंडिंग के लिए जो टोटल आवर्स हैं, आपसे क्या कहा है, ग्राइंडिंग मशीन फॉर 24 आवर्स, ग्राइंडिंग मशीन अवेलेबल है कितने घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए। तो ये या तो इससे इक्वल होंगे या इससे कम होंगे भाई, दोनों को मिला करके। तीसरी चीज इन्होंने कही है कि जो ए को रिक्वायर्ड है पॉलिशिंग के लिए वो कितने, 4 घंटे, यानी कि 4x1, और बी को रिक्वायर्ड है पॉलिशिंग के लिए कितने, 2 घंटे, तो यानी कि 2x2। तो दोनों को ऐड करेंगे और टोटल जो हमारे पास में पॉलिशिंग मशीन के आवर्स हैं वो कितने, 13 आवर्स। ठीक है, तो दोनों को मिला करके या तो इसके इक्वल होंगे या इससे लेस देन होंगे। ठीक है, ये 3 हमारे पास में क्या है, रेस्ट्रिक्शन। और तो कोई रेस्ट्रिक्शन हमसे कहीं नहीं है भाई, पॉलिशिंग के लिए कह रहा है, मोल्डिंग के लिए कह रहा है और ग्राइंडिंग के लिए कह रहा है, तीनों हो गई। नेक्स्ट अगर इसमें हम नॉन निगेटिव कंडीशंस देखें, बस बाकी तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एंड द नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन आर, क्या होंगे नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर आपके पास में कि x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा और x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। बस ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नीचे तक का क्लियर दिखाई दे रहा है आपको। थ्योरी आपको क्वेश्चन के अंदर से ही लिखनी है, ऐसा नहीं है कि थ्योरी आपको इधर उधर से आपको समझ में नहीं आएगी, जैसे जैसे बताया सेम उसी तरीके से लिख लेगा। एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि लेट अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स x1 एंड x2। नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे ईच ऑफ द प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 3 आवर्स ऑफ मोल्डिंग एंड द प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स 4 आवर्स फॉर मोल्डिंग, सो देन द टोटल आवर्स, फर्स्ट वाली इक्वेशन। नेक्स्ट लिखोगे ईच ऑफ द प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 3 आवर्स ऑफ ग्राइंडिंग एंड प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स 2 आवर्स फॉर ग्राइंडिंग, सो देन द टोटल आवर्स, सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आप लिखोगे ईच ऑफ द प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 4 आवर्स फॉर पॉलिशिंग एंड प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स 2 आवर्स फॉर पॉलिशिंग, तो इक्वेशन थर्ड आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आप लिखोगे द टोटल प्रॉफिट ये आ जाएगा आपके पास में, x1 एंड x2 कैन नॉट बी निगेटिव, सो देन आपके पास में ये वाली कंडीशन आ जाएगी। सभी को इंक्लूड करके आपके पास में एलपीपी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम इज, फिर आप यहां से यहां तक लिखोगे। क्लियर है बात, सभी क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही करना है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप आपने इसका। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, अ डाइटिशियन decides a certain minimum intake of vitamins A, B and C for a family। यानी कि एक डाइटिशियन क्या डिसाइड करता है कि एक फैमिली है उसके जो भी मेंबर्स हैं उनको जो मिनिमम इंटेक लेना है विटामिन ए, बी और सी का, वो निश्चित मात्रा में लेना है। सो द मिनिमम डेली नीड्स ऑफ द विटामिन ए, बी एंड सी आर 30, 20, 16 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। यानी कि एक दिन में जो उन्हें विटामिन ए लेना है वो तो 30 यूनिट्स लेना है, विटामिन बी लेना है 20 यूनिट्स एंड विटामिन सी लेना है 16 यूनिट्स।
फॉर द सप्लाई ऑफ दीज, इनकी सप्लाई के लिए द डाइटिशियन डिपेंड्स ऑन टू टाइप्स ऑफ फूड्स, एक्स एंड वाई। तो मतलब जो डाइटिशियन है वो दो तरह के फूड पे डिपेंड कर रहा है कि जिससे कि पूरी फैमिली को ये तीनों के तीनों विटामिन उन दो फूड्स के थ्रू मिल जाए। कौन कौन से? द फर्स्ट वन गिव 752 यूनिट्स पर ग्राम ऑफ विटामिन ए बी सी रेस्पेक्टिवली, यानी कि पहला फूड ऐसा है जो कि 7 यूनिट दे रहा है विटामिन ए की, विटामिन बी की कंटेन करेगा 5 यूनिट और विटामिन सी की कंटेन करेगा कितनी? 2 यूनिट्स। The second one give 248 units per gram of these vitamins respectively। और जो सेकंड वाला फूड है वो क्या दे रहा है? 2 यूनिट दे रहा है ए की, 4 यूनिट दे रहा है बी की और सी यूनिट उसके अंदर इंक्लूडेड है किसकी? सी की। The first food cost ₹2 per gram and the second ₹1 per gram, यानी कि जो पहला फूड है उसकी कॉस्ट क्या है? 2 रुपए ग्राम, और जो सेकंड है उसकी कॉस्ट क्या है? 1 रुपए ग्राम। How many grams of each food stuff should the family buy every day to keep the food expense at a minimum? So कितने ग्राम फूड की रिक्वायरमेंट होगी उस फैमिली को जो वो बाय कर सके हर एक दिन, जिससे कि जो फूड है वो कम से कम क्या हो? खर्च हो, यानी कि फूड पे जो पैसा हो कम से कम खर्च हो। फॉर्मुलेट अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर दिस प्रॉब्लम। तो आपको क्या करनी है? एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करनी है इस प्रॉब्लम के लिए। एक्चुअल में आपको जो दिया हुआ है टोटल फूड की जो कॉस्ट दी हुई है जिसको आपको क्या करना है? मिनिमाइज करना है। वो कितनी दी हुई है कि फर्स्ट फूड कितना है? 2 रुपीज पर ग्राम है और जो सेकंड फूड है वो कितना है? 1 रुपए ग्राम है। तो सबसे पहले देखो, अगर हमने मान लिया कि x1 फूड और x2 फूड है, हमने क्या माना कि लेट दी टू फूड्स इज x1 एंड x2। ठीक है, लिख लिया आपने। x1 हमने पहला फूड मान लिया, x2 हमने दूसरा फूड मान लिया। तो जो हमें कॉस्ट मिनिमाइज करनी है, अब ध्यान रखना प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट हमें मैक्सिमाइज करना होता है, वो हमें मिनिमाइज करनी होती है। तो टोटल मिनिमम कॉस्ट आप क्या लिखोगे? टोटल मिनिमम कॉस्ट क्या आएगी? 2 रुपए ग्राम है फर्स्ट वाला फूड और 1 रुपए ग्राम है सेकेंड वाला फूड। तो जो मिनिमाइज करनी है हमें कॉस्ट वो क्या करनी है? यानी कि z इज इक्वल्स टू, दोनों को जोड़ दो तो 2x1 और ये 1 रुपए ग्राम है तो ये x1, तो ये सॉरी x2, ये आपके पास में मिनिमाइज करनी है कॉस्ट आपको। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स देखें वो आपके पास में क्या आ जाएंगे, उनको देख लीजिए एक बार। देखो आपसे कहा है कि द फर्स्ट वन गिव 752 यूनिट्स पर ग्राम ऑफ विटामिन ए बी एंड सी रेस्पेक्टिव। आप लिखोगे द फर्स्ट फूड गिव्स 7 यूनिट ऑफ विटामिन ए and the second one gives 2 unit of vitamin A, so the total unit of vitamin A we get, total unit क्या होंगी विटामिन ए की जो हमें मिल रही है? भाई यहाँ पे देखना, जो फर्स्ट वाला है वो कितनी दे रहा है? 7 यूनिट दे रहा है, और जो हमारे पास में सेकंड फूड है वो कितनी दे रहा है? 2 यूनिट दे रहा है। किसके लिए बात करें? विटामिन ए के लिए। तो दोनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास में क्या आनी चाहिए? भाई जो हमारा डाइटिशियन है उसने कहा है कि अगर तुम ये दोनों फूड ले रहे हो ना तो इन दोनों फूड से तुम्हारी वो पूरी की पूरी डिमांड हो जाएगी कंप्लीट जो तुम्हें चाहिए। और चाहिए कितना? ए की चाहिए 30, बी की चाहिए 20 यूनिट और सी की चाहिए कितनी? 16 यूनिट। तो अगर हम इन दोनों फूड की कॉस्ट मिला लें कि ये फूड 1 से हमें इतनी यूनिट मिल रहा है विटामिन ए और फूड 2 से हमें 2 यूनिट मिल रहा है विटामिन ए, तो दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास में या तो ये वैल्यू कम आएगी या इक्वल आएगी किसके? जितना भी हमें विटामिन चाहिए 30 यूनिट का उसके। ठीक है, सेकंड अगर हम देखें नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखोगे? दी फर्स्ट फूड गिव 5 यूनिट ऑफ विटामिन बी एंड द सेकंड वन गिव्स 4 यूनिट ऑफ विटामिन बी, so then we get total unit of vitamin B। देखो फर्स्ट फूड जो है वो 5 यूनिट दे रहा है विटामिन बी की और सेकंड वाला कितनी दे रहा है? 4 यूनिट दे रहा है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये लेस देन इक्वल्स टू होगा किससे? इस 20 से। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि जो फर्स्ट फूड है वो 2 यूनिट दे रहा है विटामिन सी की, तो नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखोगे? द फर्स्ट वन गिव्स 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी and the second food give 8 unit of vitamin C, so then the total unit of vitamin C we get
2 दे रहा है फर्स्ट फूड और 8 दे रहा है सेकंड वाला फूड। तो अगर हम दोनों को मिला ले, दोनों को ऐड कर दें तो ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगी किससे, इस 16 से। बाकी तो हमसे क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, ये 3 कंडीशंस थी, 3 कंडीशंस पे रेस्ट्रिक्शन लग गई, जो कॉज मिनिमाइज करनी थी वो हो गई। नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखोगे सब्जेक्टिव वाले कि एंड x1 and x2 cannot be negative, so x1 is greater than equals to 0 and x2 is also greater than equals to 0। ऑब्जेक्ट लास्ट में आप क्या, यानी कि आपकी जो कंडीशन आएगी वो क्या आएगी कि एंड नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन, नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन इज, क्या आएगा नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन कि x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो और x2 भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात, कर लोगे इसको। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। बोर्ड पे आपके सामने स्क्रीनशॉट है, आंसर्स भी आपके सामने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद से करना है होमवर्क में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको खुद से करना है होमवर्क में और कमेंट में मुझे बताना है कि आपसे होता है या नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो वो भी बता दीजिएगा, फिर आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी और नेक्स्ट लेक्चर में आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया है तो एक बार बता दीजिएगा और दोनों जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क से दिए हैं ये जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज बता देना, पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।